हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। बेटा कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था बताओ? कल हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस कर लिया था। कल हम लोगों ने बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस कर लिया था, है ना? चलिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो बच्चों, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं आप लोगों से। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्या? देखो, लिखिए क्वेश्चन को आप। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ, है ना, ऑफ A2 molecule is 4 electron volt, ठीक है ना? Bond dissociation energy of A2 molecule is 4 electron volt, and a photon of 5 electron volt strikes to this molecule, है ना? Calculate kinetic energy of each atom, capital A, ठीक है ना? वेरी गुड अनुपम साहब, राहुल फ्लोज, गुड बेटा। देखो बच्चों, कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को? कैसे करना है आप समझ रहे हैं आप? हाँ भैया। हाँ जी बच्चों, देखो कैसे करेंगे, समझ लीजिए बच्चों। हम्म, ध्यान दीजिए। हमारे पास बच्चों क्या है? सबसे पहले बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसको बोलते हैं पता है क्या? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अपन किसको बोलते हैं? बॉन्ड को ब्रेक एनर्जी देनी पड़े उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, है ना? देखो बच्चों, क्या एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड is known is is known is is known is bond dissociation energy, ठीक है ना? बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब देखो बच्चों सुनो, अब कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। एब्जॉर्ब एनर्जी कितनी है? इसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की बच्चों? 5 इलेक्ट्रॉन, है ना? अब बताओ बच्चों, यूज्ड एनर्जी इन बॉन्ड ब्रेकिंग, बताओ बच्चों कितनी एनर्जी काम आ गई? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काम आ गई, है ना बच्चों? अब बताओ बच्चों, अब क्या हो गया? रिमेनिंग एनर्जी फॉर 2 एटम्स, 5 माइनस 4, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। बोलो बच्चों, तो बताओ
एनर्जी ऑफ ईच एटम कितनी होगी? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी क्या? बोलो बच्चों, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई क्या? बच्चों समझ में आया आप लोगों को? अरे बेटा समझ में आया क्या? हुआ क्या, ध्यान दीजिए। ये मेरे पास ये मॉलिक्यूल था A2, ठीक है ना? इस मॉलिक्यूल को मैंने क्या किया? इस मॉलिक्यूल को मैंने क्या किया कि इसको तोड़ना था। तो ये तोड़ेंगे तो दो अलग अलग एटम में डिवाइड हो जाएगा। तोड़ने में कितनी एनर्जी काम आ जाएगी? तोड़ने में कितनी एनर्जी काम आ जाएगी बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काम आ गई। आ गई? तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तोड़ने में काम आ गई। बच कितनी गई? आपने डाला 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बच कितनी गई? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन दोनों एटम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी कि नहीं होगी बच्चों बताओ? वो इन दोनों एटम को, बच्चों समझ में आया? अरे मैंने 1/2 क्यों किया, समझ में आया क्या बच्चों? ठीक है भैया, चलो आगे बात करते हैं बच्चों। आगे सुनो, देखो सुनो, आप लोगों ने बच्चों ये पढ़ा था क्या? क्या एनर्जी ऑफ वन फोटोन ये होती है क्या बच्चों? hc/λ होती है क्या बच्चों? बताओ, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो मैं बोलूं अगर एनर्जी ऑफ n फोटोन, बताओ क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी बच्चों n इंटू hc/λ। एक फोटोन कितनी है तो n फोटोन की कितनी होगी, मल्टीप्लाई करेंगे। मैं कहता हूं एक फोटोन की एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 10 फोटोन की कितनी हो जाएगी बताओ? एक फोटोन की 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10 की मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो बच्चों, आप लोगों ने कभी 9th-10th में एक फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, पावर। पावर का फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों आप लोगों ने? क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम होता है। पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम, जूल अपॉन सेकंड, वही होता है क्या बच्चों? बोलो। होता है। अब देखो बच्चों, एनर्जी हमने नेट निकाल दी कितनी, n इंटू hc/λ, और ये टाइम मान लो t है। ये आ गया मेरे पास n इंटू, आ गया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब बात को ध्यान से देना। इस चीज को अपन क्या लिख रहे हैं वो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा आप। देखो, ये n क्या है? ये तो है बच्चों टोटल फोटोन, और ये t क्या है? ये टाइम है। तो एक बात बताओ, जैसे सपोज अगर मैं बोलूं कि 10 सेकंड में, 10 सेकंड में मान लीजिए 1000 फोटोन एमिट हो रहे हैं। क्या बोला मैंने? मैंने ऐसा बोला 10 सेकंड में 1000 फोटोन एमिट हो रहे हैं। तो बच्चों बताओ 1 सेकंड में कितने होंगे? 100 फोटोन एमिट हो जाएंगे क्या? 1 सेकंड में 100 फोटोन एमिट हो जाएंगे क्या बच्चों? हो जाएंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो सुनो, सही ना, कि टोटल फोटोन अपॉन टाइम, इसको मैं लिख रहा हूँ बच्चों स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है बच्चों? देखो सुनो, स्मॉल एन यहाँ पर है नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 1 सेकेंड। खुशी वर्मा ये बात समझ में आई? खुशी वर्मा ये बात समझ में आई? आपने ऐसे समझो बच्चों, आपने मान लीजिए 10 सेकंड में मान लीजिए 20 क्वेश्चन किए। 10 सेकंड में मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चन किए, तो बताओ बच्चों 1 सेकंड में कितने क्वेश्चन किए? 10 सेकंड में मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चन किए, तो 1 सेकंड में 2 कर दिए। तो वही है टोटल फोटोन, ये कर दिया मैंने। तो यहां से देखो बच्चों, पावर क्या आ गया मेरे पास, n c/λ।
ये लिख दिया। अब देखो बच्चों, यहां से देखो बेटा मैं क्या कह सकता हूँ, अगर मैं स्मॉल एन निकालूं तो ये आ गया क्या, पी लेमडा अपॉन एच। ये बच्चों समझ में आया, स्मॉल एन आ गया पी लेमडा अपॉन एच सी। ये बच्चों समझ में आ रहा है आप लोगों को यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अब देखो बच्चों ध्यान दीजिए, एन लेमडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ क्या, एन लेमडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। आप मुझे बताओ आ, अरे रुद्राक्ष यार, मल्टीप्लाई किया है पी और लेमडा को इधर, सिंपल मैथ्स भी नहीं आती क्या तेरे को यार? ये एन निकालना मुझे, तो इस लेमडा को इधर ले यार, एच सी को इधर पटक दिया, नहीं समझ में आया? हाँ भैया। अब बताओ बच्चों, एक बात बताओ, आप एक बात बताइए बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास ये देखो बच्चों एन इंटू लेमडा, आपको पता है क्या बच्चों, लेमडा रेड कलर एंड लेमडा आपका येलो कलर, किसका लेमडा ज्यादा होता है बच्चों, याद है क्या? रेड का ज्यादा होता है। तो मुझे बताओ अगर लेमडा रेड का ज्यादा है तो मैं ऐसा कह सकता हूँ रेड कलर के पर सेकंड जो फोटोन एमिट होंगे वो येलो कलर के ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे? बोलो बच्चों, होंगे। अब बेटा इसका यूज आपको समझ में आया? आप बताओ बच्चों, डेंजर का जो साइन होता है वो किस कलर के होते हैं बच्चों? साइन किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है क्या? रेड कलर का क्यों होता है बच्चों बताओ? डेंजर का साइन आप कहीं भी देख लीजिए, रेड है ना, क्योंकि रेड कलर के फोटोन ज्यादा एमिट होंगे पर सेकेंड। तो ज्यादा फोटोन एमिट होंगे बच्चों, ज्यादा फोटोन एमिट होंगे तो आपको दूर से ही वो चीज समझ में आ जाएगी। बच्चों समझ में आ गया क्या? वेरी गुड अनुपम सा। बच्चों बात सुनाई, रेड कलर जो है वो 1 सेकंड में ज्यादा फोटोन एमिट करेगा, तो ज्यादा फोटोन एमिट करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें दूर से उस चीज का पता लग जाएगा ना। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, अब देखिए बेटा हमारे पास ये है पी लेमडा अपॉन एच सी, ठीक है। चलिए, एच और सी आपको पता है कांस्टेंट है क्या? ये एच और सी कांस्टेंट है क्या बच्चों? रुद्राक्ष अनम्यूट करो बेटा, रुद्राक्ष अनम्यूट करो अपने आप को। यस सर। हाँ बेटा, ये एच क्या होता है पता? एच को क्या बोलते हैं? रुद्राक्ष, हाँ सर। एच को क्या बोलते हैं? सर एच को, सर वो तो लैम्डा होता है सर, एच सी को को क्या बोलते हैं ये बता? सी एन तो नंबर ऑफ फोटोन हो गया, एनर्जी। सर याद नहीं आ रहा, तेरे को? सर याद नहीं आ रहा। अच्छा सी क्या होता है, चलिए बता दे, सी क्या होता है? सर पावर। हाँ, पावर। सी पावर होती है। यस सर। अच्छा तो पी क्या होती है फिर? सर पावर होती है पी तो। अरे मैं सी पूछ रहा हूँ, सी स्मॉल सी कैट वाला सी। सर कूलॉम। तेरा सर। हाँ भैया देखो, म्यूट कर ले अपने आप को। देखो एच होता है बच्चों प्लैंक्स कांस्टेंट, ये होता है बच्चों 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। सी होती है बच्चों वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये होता है बच्चों 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, होता है बच्चों, ये होता है बेटा। अब देखो बेटा, इन चीजों को अगर मैं सोल्व कर लूं, ठीक है ना, इन चीजों को मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास ये आएगा बच्चों 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू 10 की पावर 24 पी लैम्डा। ये एक बहुत ही काम का फॉर्मूला आया बच्चों आपके पास, बहुत ही काम का फॉर्मूला आ गया।
5 इंटू 10 की पावर p लैम्डा। अब देखो बच्चों ये n क्या है बच्चों पता है क्या? ये है बच्चों नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। p क्या है बच्चों? पावर होती है बच्चों। पावर आप जानते हो ना बच्चों, जैसे आप कहते हो ना 60 वोट का बल्ब लाइए, 100 वोट का बल्ब, 100 वोट की एलईडी, कितने वोट की ट्यूबलाइट। तो पावर की यूनिट तो आपको वोट में लेके चलनी है। और ये बच्चों लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। ठीक है ना? इसकी यूनिट क्या लेके चलोगे आप? मीटर लेके चलोगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि मैंने सारा कुछ एमकेएस में लिया। देखो ध्यान दीजिए बच्चों, मैंने सब कुछ एमकेएस में लिया ना। दिख रहा है क्या बेटा? मैंने सब कुछ एमके सिस्टम में लिया है ना बच्चों। इसलिए मुझे पावर की जो यूनिट है वो वोट में लेनी पड़ेगी, लैम्डा मीटर में लेना पड़ेगा। अब देखो बच्चों एक सिंपल सा क्वेश्चन मुझे बताइए आप लोग। क्या क्वेश्चन? देखिए ये क्या कहता है बच्चों? ए बल्ब 100 वोट is used for 1 hours, then how many photons will be released by this bulb if wavelength of emitted light is 5000 एंगस्ट्रॉम। ये बताना बच्चों। पूर्व तंवर बेटा कभी क्लास को टाइम से ज्वाइन करेगा तू? हाँ पूर्व तंवर। अरे बेटा पढ़ ले, क्यों खराब हो रहा है? देखो बच्चों इसको कैसे सोल्व किया जाएगा, ध्यान दीजिए। इसको सोल्व करने के लिए बच्चों सबसे पहले आप क्या करोगे? ये वाला फॉर्मूला लगा लो बच्चों। 100 वाट का है और वेवलेंथ आपको कितनी दे रखी है? ये एंगस्ट्रॉम में दे रखी है। एंगस्ट्रॉम को हमें किस में कन्वर्ट करना है बच्चों? हमें वेवलेंथ मीटर में लेनी है ना। हमें वेवलेंथ मीटर में लेनी है। तो 10 की पावर माइनस 10 कर दूं, 10 की पावर माइनस 10 कर दूं। कर दिया बच्चों? ये तो आ गया देखो नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 1 सेकेंड। क्या ये बात सही है? कितना आ जाएगा देखो बच्चों आपका? ये हो गया 25, ये 24 और ये 3 और 2 5, 10 की पावर 29, यानी ये आ गया मेरे पास 25 इंटू 10 की पावर 19। ये आया बच्चों? ये आया क्या बेटा? बोलो। पहले इतने आ गए फोटॉन्स पर सेकंड में। अब देखो बच्चों सुनो, अब ये क्या कहता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 1 आवर। देखो बच्चों 1 सेकंड में इतने फोटोन एमिट हुए, तो 1 आवर में कितने? बोलो बच्चों 1 आवर में मिनट्स होते हैं 60, हर मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। तो अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। 25 इंटू 10 की पावर 19 और ये कर दिया बच्चों। कर दिए क्या? बोलो बच्चों। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो। क्या आप लोगों को समझ में आया? क्या आप लोगों को समझ में आया बच्चों? आ गया बेटा? किसी को डाउट? जिज्ञासा समझ में आया तुम्हें? जिज्ञासा? चलो बच्चों अब अपन आगे चलते हैं बेटा। अब अपन नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं।
वेरियस एटॉमिक मॉडल्स, है ना। अब ये वेरियस एटॉमिक मॉडल्स जो है ना, उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो उसमें अपन सबसे पहला लेते हैं नंबर 1, थॉमसन्स पलम पुडिंग मॉडल, या इसको अपन बोल सकते हैं वाटरमेलन मॉडल, है ना। और भी उसके कुछ नाम होंगे, है ना, थॉमसन पलम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, और भी इसके कुछ नाम हो सकते हैं, केक पुडिंग, ठीक है ना। आयुष दत्तरवाल, फोटोन का नहीं पता बेटा। प्लांक की क्वांटम थ्योरी में हमने क्या बोला था कि एनर्जी जो एब्जॉर्ब और एमिट होती है वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होती है ना, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होती है। लाइट के केस में इन पैकेट्स को अपन फोटोन बोलते हैं, ठीक है ना। जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं लाइट के, ठीक है ना, उनको बोलते हैं बेटा। देखो बच्चों, ये दिख रहा है आप लोगों को एक, या ये देखो, आयुष दत्तरवाल बैकलॉग क्लास आप पूरी तरह से ज्वाइन कर लेना, सब कुछ आ जाएगा उसमें समझ में। बैकलॉग क्लास मैंने स्टार्ट किया ना, ठीक है ना आयुष दत्तरवाल। बेटा एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट से जो एमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म होती है ना। जैसे बिस्किट का पैकेट होता है वैसी एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, उन्हीं पैकेट्स को लाइट के कारण, लाइट के पैकेट्स को अपन क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। अब देखो बच्चों, ये अपन थॉमसन का मॉडल समझते हैं। देखो बच्चों, थॉमसन ने क्या क्या बातें बोली थी वो अपन समझते हैं। देखो थॉमसन क्या कहता है बच्चों कि एटम जो है ना वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है। दिख रहा है बच्चों आपको, एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है। इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में, ठीक है ना, इस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर को अपन किससे कंपेयर कर सकते हैं। आप लोग, आपने कभी तरबूज खाया होगा, है ना। तो तरबूज में जो फाइब्रस पार्ट होता है बच्चों, ठीक है ना, जो जूसी पार्ट होता है ना, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, वो सीड्स होते हैं। हो गया ना, ये बात हो जाएगी। तो अब बच्चों इसने क्या बोला कि जो एक एटम है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और उस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन बीच बीच में एम्बेडेड होते हैं, सिमिलर टू सीड्स होते हैं। समझ में आ गया ये मामला आप लोगों को। बोलो बच्चों। अब एक चीज बताओ बच्चों, अगर मैं इस मॉडल से अपन क्या प्रूव कर सकते हैं, इस मॉडल से अपन ये तो प्रूव कर सकते हैं ना कि एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्यों? क्योंकि जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है उतना का उतना क्या हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। समझ में आता है, समझ में आता है बच्चों। अच्छा बताओ, ये जो मॉडल मॉडल है वो काइनेटिक मॉडल है या स्टैटिक मॉडल है? ये काइनेटिक है या स्टैटिक है? ये देखो बच्चों स्टैटिक मॉडल है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को नहीं बता रहा, वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को नहीं बता रहा ना, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को नहीं बता रहा ना बच्चों, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को बता ही नहीं रहा, इसका मतलब ये कैसा हो गया, स्टैटिक मॉडल हो गया, है ना। स्टैटिक मॉडल है बच्चों। तो अब देखो बच्चों क्या बोलते हैं, क्या अपन क्या बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, है ना, एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, है ना। एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर in which
पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, इवनली, ठीक है ना। ये जो पॉजिटिवली चार्ज है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर embedded in positive charged part, ठीक है। अब देखो बच्चों, अपन क्या बोलेंगे, अपन ये बोल सकते हैं कि इट इज स्टैटिक मॉडल, ये एक स्टैटिक मॉडल है बच्चों, ठीक है ना, ये एक स्टैटिक मॉडल है, ठीक है। दिस मॉडल कैन explain न्यूट्रल नेचर ऑफ एन एटम, ठीक है ना। तो बच्चों ये थॉमसन का पलम पुडिंग मॉडल है, आप लोगों ने 9th-10th में भी पढ़ा होगा, कोई ज्यादा ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, आप इसको आराम से भले छोड़ सकते हो, ठीक है ना। ऐसा कुछ है नहीं कि कोई बहुत ही इसमें कुछ कोई खास बात की होगी। अब आओ बच्चों, देखो सुनो, अब अपन नेक्स्ट जो बात करेंगे, इसके बाद आप लोग कौन सा मॉडल पढ़ते हो, याद है क्या? इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, देखो सुनो, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, है ना, या इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं प्लेनेटरी मॉडल, ठीक है ना। ये प्लेनेटरी मॉडल और क्यों है वो अपन सारा डिस्कस करेंगे। ये भी पढ़ा होगा आप लोगों ने बच्चों 9th-10th में, मेरे हिसाब से पढ़ा ना, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। हाँ बच्चों, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अब देखो बच्चों, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, क्या, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये किया था बच्चों, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। अब देखो बच्चों, इसमें अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीजें, क्या क्या हमें चाहिए, तो देखो बेटा सुनो, रिक्वायर्ड मटेरियल की बात करें तो सबसे पहले देखो बच्चों, नंबर 1 हमें काम में लेनी होती है बच्चों गोल्ड फॉइल। फॉइल समझते हैं बच्चों, पन्नी, है ना, एक थिन लेयर, ठीक है। अच्छा, गोल्ड फॉइल ही क्यों काम में ली, क्योंकि देखो बच्चों एक बात ध्यान देना, एक तो ये मेलिएबल है ना, डक्टाइल है, और इसकी हाई डेंसिटी होती है बच्चों, ठीक है ना। ये मेलिएबल है, ये डक्टाइल है, और इसकी डेंसिटी भी बहुत अच्छी बली होती है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, हमने जो क्या किया, इसकी एक बहुत ही थिन लेयर काम में ली, इसकी जो थिकनेस है ना 4 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है, ठीक है, ठीक है बच्चों। आप बताओ बच्चों, गोल्ड फॉइल, और अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ एल्यूमिनियम फॉइल काम में ले तो, यहाँ अगर एल्यूमिनियम फॉइल काम में ले तो ले सकते हैं एल्यूमिनियम फॉइल। देखो बच्चों, एल्यूमिनियम फॉइल की डेंसिटी बहुत ही कम है, वो इतनी थिन भी नहीं होगी, ठीक है ना। अब क्यों नहीं ले गए, इसका अपन रीजन आगे पढ़ेंगे बच्चों, इसका रीजन अपन आगे पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों है। एक बार एक्सपेरिमेंट पढ़ा दूं, फिर बताता हूं बच्चों आपको मैं। फिर देखो बच्चों, मैंने लिया रेडियम या मैंने लिया पोलोनियम, है ना। ये रेडियम या पोलोनियम क्या करेंगे बच्चों, बताओ, रेडियम या पोलोनियम क्या करेंगे, पता है क्या बच्चों?
हाँ बेटा, ये सोर्स होते हैं किसके? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये किसके सोर्स हैं बच्चों? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। गजल पड़ियार, ये अल्फा पार्टिकल पढ़ाया था क्या? गजल पड़ियार, गजल सुनाई दे रहा है तुम्हें? ये मैंने पढ़ाया था बच्चों, आपको पढ़ाया था बच्चों, डाइवेलेंट न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, पढ़ाया था बच्चों। अरे गजल पड़ियार सुनाई दे रहा है क्या तुम्हें? हाँ भैया। अब देखो बच्चों सुनो, अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं आपसे, नेक्स्ट मैं कहता हूं कि मेरे पास है ZNS स्क्रीन। ये ZNS स्क्रीन समझते हैं बच्चों आप? ZNS स्क्रीन क्या होती है आप जानते हैं बच्चों? ये ऐसी स्क्रीन है जिसके ऊपर जैसे ही कोई अल्फा पार्टिकल आके स्ट्राइक करेगा तो ये फ्लोरोसेंट मटेरियल का काम करती है बच्चों, है ना? ये क्या होता है देखो बच्चों, ये फ्लोरोसेंट मटेरियल का काम करता है, ठीक है। देन देखो बच्चों, एक हम लेते हैं लेड बॉक्स। ये क्या करता है बच्चों? टू कीप रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है बच्चों, टू कीप रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। हम इसको किसके लिए काम में लेते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखने में काम में लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब इसका एक्सपेरिमेंट कैसे क्या था वो अपन सुनते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले क्या है बेटा, देखिए देखो बच्चों, मेरे पास ये लेड बॉक्स है ना? ये मेरे पास बच्चों लेड बॉक्स है बच्चों। फिर देखिए बच्चों, इसके अंदर हमने क्या भर रखा है यहाँ पर? इसके अंदर हमने भर रखा है बच्चों रेडियम, ठीक है। इस रेडियम से लेड बॉक्स लिखा हुआ बेटा, बॉक्स बॉक्स लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, यहाँ हम क्या करते हैं, एक गोल्ड की फॉइल ले लेते हैं बच्चों। देखो इस तरह से, ये गोल्ड की फॉइल ले ली मैंने, ठीक है ना। इस गोल्ड की फॉइल में एक बहुत छोटा सा यहाँ पर एक होल होता है, ठीक है ना। इस गोल्ड की फॉइल में एक छोटा सा होल है, इस होल के थ्रू देखो, सॉरी गोल्ड की फॉइल क्या, मैंने ये तो मैंने ये बनाया, गोल्ड फॉइल नहीं, इसको नाम क्या देना था। ये हमारे पास क्या बच्चों, ये हमारे पास है ZNS का स्क्रीन है ना। गोल्ड की फॉइल तो हमें अंदर लेनी है बच्चों, ये ZNS का स्क्रीन है बच्चों, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ देखो बच्चों सुनो, अंदर मैंने एक ये मैंने ले ली बच्चों गोल्ड की फॉइल, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या होता है कि यहां से ये अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं, ठीक है। इधर से अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं और वो इसके अंदर जा रहे हैं बच्चों, इस रेडियम से अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं और वो यहाँ जा रहे हैं। अब देखो बच्चों वो यहाँ आए, अब
मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एकदम सीधे निकल रहे हैं बच्चों, ठीक है ना, एकदम सीधे, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो 99% अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है ना, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन सीधे सीधे निकल गए बच्चों, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर वो सीधे सीधे निकल गए तो थॉमसन की एक बात तो गलत होगी ना। थॉमसन की कौन सी बात गलत होगी? थॉमसन कहता है कि भैया प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वो तो गलत होगी ना। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता तो इतने पार्टिकल सीधे बाहर नहीं जा सकते थे, नहीं जा सकते ना, क्योंकि प्रोटॉन उसको क्या करता, अरे रिपेल देता ना। अल्फा पार्टिकल पे कैसा चार्ज होता है बच्चों बताओ, अल्फा पार्टिकल पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, पक्का होता है बच्चों अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज। अब सोचो पॉजिटिव चार्ज अगर पूरे स्फीयर में आपके डिस्ट्रीब्यूट होता है तो जहां भी अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करता है वो वापस रिटर्न होता ना, बोलो बच्चों, वापस रिबाउंड होता है ना। अब देखिए बच्चों, कुछ अल्फा पार्टिकल आपके ऐसे गए, इस तरह से गए बच्चों, ठीक है। ये जो अल्फा पार्टिकल गए ये बहुत ही कम थे, है ना। ये जो अल्फा पार्टिकल थे ये क्या थे बच्चों, लेस देन 1% पार्टिकल्स शो सम डिफ्लेक्शन, है ना बच्चों, बहुत ही कम, लेस देन 1 पार्टिकल है ना जो कुछ डिफ्लेक्शन शो करते हैं। अब देखिए बेटा, कुछ पार्टिकल जैसे देखो इस तरह से, ऐसे बच्चों, ये जो पार्टिकल थे ये बहुत ही कम थे। ऐसे जो पार्टिकल वापस रिटर्न हो रहे थे, रिबाउंड हो रहे थे, वो तो बहुत ही कम थे बच्चों, ठीक है ना। कितने? नंबर ऑफ पार्टिकल्स which return on its path, on its path are almost negligible। और कितने थे, है ना, such particles are 1 out of 20,000। सिर्फ कितने थे बच्चों, 1 आउट ऑफ 20,000। तो एक तरह से नेग्लिजिबल ही हो गया ना बच्चों, बताओ, एक तरह से नेग्लिजिबल ही हो गया कि नहीं हो गया बच्चों। अब देखो एक काम करते हैं, इससे पहले अपन कुछ चीजें देखते हैं बेटा। देखो सर, देखो बेटा सुनो, ये +2 किसका दिखा रहा है बच्चों को, समझ पा रहे हो आप? ये +2 क्या बता रहा है, पहले तो ये बताओ। ये +2 दिखा रहा है बच्चों, आपको पता होगा अल्फा पार्टिकल को दिखा रहा है। अब देखो कुछ +2 जो एकदम सामने है, देखो वो रिपल्शन दिखा रहा है आप लोगों को, वो रिपल्शन दिखा रहा है, देखो आप लोगों को, वो वापस जा रहा है, रिटर्न हो रहा है। और जो उसके दूर गए वो ऊपर से निकल गए ना, दिख रहा है बच्चों, देखो ये यहाँ आया और वापस बाउंस बैक हो गया। और बाकी 2 अल्फा पार्टिकल देखो, एक ऊपर से निकल गया, एक नीचे से निकल गया। कुछ समझ में आया? अरे कुछ समझ में आ रहा है? ये देखो बच्चों, इसको थोड़ा समझना। देखो इसमें एक रेड कलर का डॉट दिख रहा है, वो न्यूक्लियस है। इसमें एक रेड कलर का डॉट दिख रहा है, वो न्यूक्लियस है। अब देखो इसमें से सिर्फ एक ही ऐसा पार्टिकल है ब्लू कलर का जो रिटर्न हुआ है, देखो वापिस दिख रहा है, ब्लू कलर वाला पार्टिकल है, डार्क ब्लू, वो रिटर्न हुआ है ना। वापिस देखो बच्चों इसको, देखो बाकी ज्यादातर पार्टिकल्स एकदम ही सीधे निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, निकल रहे हैं बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ कि एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक बहुत ही छोटे से डॉट में कॉन्सेंट्रेटेड है क्या? इस छोटे से रेड कलर में, जो रेड कलर वाला डॉट है इसमें कॉन्सेंट्रेटेड है।
अब आप सोचिए बच्चों, आपकी मोबाइल की स्क्रीन या आपकी लैपटॉप की स्क्रीन में एक छोटा सा डॉट लगा हुआ है, बस उतना सा ही न्यूक्लियस है ये, इतना सा ही न्यूक्लियस है बच्चों, समझ पा रहे हो आप? न्यूक्लियस का साइज देखो बेटा, ऐसा समझो कि फुटबॉल का ग्राउंड है और उस फुटबॉल के ग्राउंड में एक मक्खी बैठी हुई है। तो फुटबॉल का पूरा ग्राउंड तो एक एटम है, और मक्खी जो है वो क्या है? मक्खी जो है वो एक तरह से न्यूक्लियस का काम कर रही है। बच्चों ये समझ में आ रहा है कुछ? इस पिक्चर से कुछ समझ में आ रहा है कि एटम का पॉजिटिव चार्ज क्या रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक बहुत छोटे से पार्ट में कंसंट्रेटेड होता है? बताओ रुद्राक्ष, तेरे को समझ में आ रहा है? अब देखो बच्चों, इसको देखो, इस डायग्राम को देखो, इसमें देखो बच्चों ज्यादातर पार्ट सीधे निकल गई, है ना? ये देखो बच्चों, एक अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक हुआ, कौन सा? जो न्यूक्लियस से टकराया, बाकी तो एकदम सीधे निकल रहे हैं। देखो बच्चों ध्यान दो, देखो जो सेकंड नंबर वाला पार्टिकल है ना, ऊपर से सेकंड नंबर वाला, वो देखो बाउंस बैक हो रहा है, दिख रहा है? ठीक है, आगे देखो बच्चों, यहाँ देखो, ये पार्टिकल गए, एक पार्टिकल देखो बच्चों क्या हुआ इसमें से, न्यूक्लियस से टकराकर वापस बाउंस बैक हो रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? अब देखो बच्चों, जैसे ये जा रहे हैं, दिख रहा है आप लोगों को? ये देखो, बच्चों समझ पा रहे हैं आप? फ्लोरोसेंट का मतलब ये होता है कार्तिकेय बेनीवाल कि जिस सब्सटेंस पर कोई भी एनर्जी वाला पार्टिकल जब उस पर स्ट्राइक करता है तो वो चमकने लग जाता है, वो ग्लो करने लग जाता है, ब्राइटनेस रिप्रेजेंट करता है फ्लोरोसेंट का मतलब। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को। बच्चों कुछ इन पिक्चर से कुछ चीजें समझ में आई आप लोगों को? इन पिक्चर से कुछ चीजें समझ में आई आप लोगों को? पक्का? चलिए एक मिनट बेटा, मैं एक देखो एक अच्छा सा वीडियो था, मैं आपको बताता हूँ। बेटा इस वीडियो में कोई भी साउंड नहीं है। अब देखो बेटा, इस वीडियो को देखिए आप, साउंड नहीं है, आप इसको आराम से देखिए तबीयत से। देखो बच्चों, ये एपरेटस जो दिखा रहा है, सबसे पहले देखो बच्चों अल्फा पार्टिकल एमिटर दिख रहा है, फिर आपको गोल्ड फॉइल दिख रही होगी और डिटेक्शन स्क्रीन दिख रही होगी। अब देखो इसका प्रोसीजर देखो बच्चों, देखो बच्चों यहाँ ये अंदर एक आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा हुआ है, इससे देखो बच्चों क्या होगा, अल्फा पार्टिकल एमिट होगा। ये देखो, ये निकला अल्फा पार्टिकल, निकल गया। ये यहाँ से देखो बच्चों एक बहुत ही फाइन रेज के अंदर निकला। अब देखो बच्चों, ये यहाँ अंदर एंटर किया, यहाँ देखो बच्चों अल्फा पार्टिकल दिख रहा है आपको, गोल्ड फॉइल को स्ट्राइक कर रहा है। ये देखो बच्चों किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, देखो कुछ बाउंस बैक भी हुए। देखो बच्चों बाउंस बैक कितने में, ये देखो आप, बहुत कम है। अब देखो बच्चों, ये एटम के लेवल पे दिखा रहा है कि ये देखो अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं, ऑलमोस्ट सीधे निकल रहे हैं। जो एकदम ही न्यूक्लियस के सामने आ जाएगा ना, वो वापस रिटर्न होगा। ये देखो, ये रिटर्न हो रहा है, ये रिटर्न हो रहा है बच्चों, दिख रहा है क्या? बच्चों समझ में आया आप लोगों को? अरे बेटा समझ में आया क्या नवाबों? तो अब देखो बेटा, अपन क्या बोलना चाहेंगे इस चीज से। देखिए कि जो हमारा एटम है ना बच्चों, ये इस तरह का मान लीजिए स्फेरिकल है, स्फेरिकल है बच्चों। उसमें जो न्यूक्लियस है ना, वो बहुत ही छोटे से पार्ट के अंदर है बच्चों, मतलब पॉजिटिव चार्ज है बच्चों।
अब देखो बेटा, आप क्या ध्यान दे रहे थे इसमें कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल एकदम सीधे निकल रहे हैं, ठीक है, थोड़े पास में आने लगे तो थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन होने लगा, है ना। एकदम ही जो सामने आ गया वो वापस बाउंस बैक हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? जब तो समझ में आया? अरे बेटा समझ में आया क्या? तो देखो बच्चों, ये न्यूक्लियस है बच्चों, ठीक है ना। न्यूक्लियस का साइज ठीक उतना ही है जितना आपका फुटबॉल के ग्राउंड में कोई मक्खी बैठी हुई है, ठीक है ना। ये एटम है बच्चों, यहाँ तक कुछ समझ आया बच्चों? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कुछ क्लियर हुआ आप लोगों को? बोलो बच्चों। ठीक है, तो चलो अपन इसको अब डिक्टेट कर ले फटाफट। देखिए बेटा क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल, if if positive charge is distributed uniformly, if positive charge distributed uniformly, then most of alpha particle, most of alpha particles should bounce back। बोलो बच्चों, सही बात है ना? सही बात है ना? बोलो। थॉमसन के मॉडल को अगर अपन कंसीडर करते तो थॉमसन ये कहता है बच्चों पॉजिटिव चार्ज पूरे के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होने पर तो सारे के सारे मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक होने चाहिए थे, लेकिन देखो बच्चों क्या प्रैक्टिकली लेस देन 1% अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक, है ना। इट मींस पॉजिटिव चार्ज is not distributed evenly in an atom, and it is concentrated in a very small space, है ना, which is known as न्यूक्लियस। ठीक है ना बच्चों, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। तो बच्चों आपको पता है क्या, क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ये किसको जाता है? ये रदरफोर्ड को जाता है बच्चों। क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसको जाता है? रदरफोर्ड को जाता है बच्चों, ठीक है ना। अब देखो बेटा, अपन कुछ काम काम की बातें और करते हैं बेटा, सुनिए। अगर मैं लेता हूं सबसे पहला रेडियस ऑफ एन एटम, है ना, तो लिखेंगे आर ई। तो रेडियस ऑफ एटम जो होती है ना बच्चों, वो लगभग लगभग इस रेंज में आती है, ठीक है ना। रेडियस ऑफ एटम है जो इस रेंज में आती है, 10⁻⁻10 मीटर की रेंज में। 10⁻⁻10 बेटा मैंने लिखा है लेस देन 1%, ये 1 है, 1। रेडियस ऑफ एन एटम होती है 10⁻⁻10 मीटर, यानी ये क्या होगी? ये 1 एंगस्ट्रॉम हो गया बच्चों, ठीक है। फिर देखो बच्चों,
रेडियस ऑफ न्यूक्लियस वो बच्चों इस रेंज की होती है 10⁻⁻15 मीटर, यानी वो होती है 1 फर्मी की रेंज की। किस रेंज की होती है? 1 फर्मी, याद रखना इसको फर्मी बोलते हैं बेटा, 1 फर्मी बोलते हैं। तो अब देखो बच्चों, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि रेडियस ऑफ एटम एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का रेशियो बताओ क्या होगा? 10⁻⁻10, 10⁻⁻15, क्या ये 10⁵ आ गया? अब आप देख लो बच्चों की रेडियस ऑफ जो एटम है वो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की कितने टाइम है, सोचिए आप। 10⁵ टाइम है ना बच्चों, है कि नहीं है? काफी बड़ा है ना एटम न्यूक्लियस के कंपेयर में। अरे बोलो बच्चों, काफी बड़ा है ना। चलिए अब देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे ये बोलूं वॉल्यूम ऑफ एटम, ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अब बताओ बच्चों, एटम को अपन क्या करते हैं? एटम को अपन स्फेरिकल मानते हैं। एटम कैसा होता है बच्चों? स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल है तो आप इसका कैसे लिखोगे बच्चों? 4/3 पाई आर ऑफ एटम का क्यूब, 4/3 पाई आर ऑफ न्यूक्लियस का क्यूब। ये कैंसिल आउट, तो हमारे पास ये आ गया आर ऑफ एटम आर ऑफ न्यूक्लियस का क्यूब आ गया। इसको बच्चों अगर मैं वैल्यू देखूं तो क्या होगा? देखो बेटा, ये 10⁵ है, इसका क्यूब किया तो 10। आयुष धतरवाल, कुछ समझ में आ रहा है? आयुष धतरवाल, तो यहां से देखो बच्चों क्या कह सकते हो आप कि वॉल्यूम ऑफ एटम जो है वो 10⁵15 टाइम वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है क्या बच्चों? ये बच्चों क्वेश्चन नीट और जेई दोनों में आ चुका है। ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन नीट और जेई दोनों में आ चुका है बच्चों, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है वो नीट और जेई दोनों में आया हुआ है, ठीक है। अब देखो बच्चों, सुनो एक और चीज देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं आपसे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, तो वो डिपेंड करती है बच्चों किस तरह से? 1⁻⁻³ पर। किस पर डिपेंड कर रही है? ए जानते क्या बच्चों, ये ए क्या होता है? हाँ बेटा, ये होता है मास नंबर। ए जो है वो क्या है? ए आपका क्या है? मास नंबर है बच्चों, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो ये आ जाएगा R0 1/3, ठीक है। ये जो R0 है इसकी वैल्यू देखो बेटा क्या होती है? 1.33 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होती है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू ये होती है बच्चों। आया समझ में? देखो बेटा, ये अब आया कैसे है वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको मेरे हिसाब से सीधा सीधा याद रखना चाहिए इसको, ठीक है ना। फिर आगे देखो बच्चों, एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर मैं आपसे बोलूं कि मास नंबर है 216, मास नंबर है अगर 216, देन फाइंड आउट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। बताओ बच्चों, मास नंबर अगर 216 है तो कर सकते हैं बच्चों, कैसे करेंगे? देखो R0 1/3 1.33 इंटू 10⁻⁻15 216 को सोल्व कर सकते हो बच्चों। वेरी गुड लेवांस भार्गव, सोल्व करने पर क्या आया बेटा मेरे पास? क्या आ जाएगा मेरे पास, ठीक है ना। ठीक है बच्चों,
अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे ये पूछूं, बताओ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सल्फर, फिर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, ये बताना बच्चों कि क्या होगा इनका रेशियो। बच्चों बताओ सल्फर का मास नंबर जानते हो क्या आप? सल्फर का मास नंबर जानते हैं आप लोग? 32। और हीलियम का मास नंबर बताओ, हीलियम का मास नंबर बताओ 4। वेरी गुड जिज्ञासा, वेरी गुड वासुदेव। तो देखो बेटा 32/4 की पावर 1/3 कर दूं क्या? 32/4 की पावर 1/3 कर दूं? यहां से देखो बच्चों ये चला गया 8, ये हो गया 2 की पावर 3, ये कर देंगे बच्चों, ये क्या आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। आगे अगर 2:1 आ गया बेटा, बच्चों समझ में आया आप लोगों को? बेटा समझ में आया? चलिए अब देखिए बेटा सुनिए, अगर मैं आपसे एक बात करूं बेटा, देखो क्या बात करते हैं बच्चों डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की, इसको समझो बच्चों। डेंसिटी आप जानते हो बच्चों क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, सबको पता है बेटा, है ना? तो अपन ये क्या करते हैं देखो बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए बेटा मास जो है वो मास नंबर के इक्वल ले लिया मैंने, मास जो होता है वो मास नंबर के इक्वल हो गया। वॉल्यूम देखो बेटा अपन ऐसे लिखेंगे 4/3 पाई रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का क्यूब, ये लिख दिया बच्चों मैंने। यहां से देखो बेटा इसको जब अपन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा TA, ये क्या हो गया 4 पाई आर ऑफ न्यूक्लियस, इसको क्या कर सकते हैं R0 1 की पावर 1/3, ऐसा कर दिया मैंने। बोलो बच्चों, ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की जगह मैंने ऊपर से देखो लिख दिया बच्चों, ठीक है। यहां से देखो बेटा डेंसिटी क्या आ जाएगी TA 4 पाई, ये बच्चों देखो क्या हो गया R0 क्यूब, और ये ए बच गया सिर्फ, बोलो ए की पावर 1/3, ऊपर 3 था तो 3 से 3 कैंसिल। ध्यान दीजिए बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए बच्चों, जो डेंसिटी है ना वो मास नंबर पे डिपेंड ही नहीं कर रही, चेक कर लो। डेंसिटी जो है वो मास नंबर पे डिपेंड ही नहीं करी बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना? अपन क्या कह सकते हैं, अपन ये कह सकते हैं फिर डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज ए कांस्टेंट वैल्यू and it does not depend upon मास नंबर। बच्चों समझ में आया? बच्चों समझ में आया क्या? आप अगर ध्यान दो तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा है बच्चों 4 पाई R0 क्यूब, यही तो है। ये सारी की सारी कांस्टेंट वैल्यूज है ना? अरे बच्चों ये सारी की सारी कांस्टेंट वैल्यूज है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं न्यूक्लियस की डेंसिटी पे जाऊं, तो न्यूक्लियस की डेंसिटी पे जाऊं तो बच्चों पता है क्या आएगी न्यूक्लियस की डेंसिटी? न्यूक्लियस की डेंसिटी अगर मैं निकालूं, ये आती है बच्चों 10⁻14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये याद कर लो बच्चों, है ना? सोल्व करके निकालना मुश्किल है, याद कर लो न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी होती है 10⁻, ठीक है ना? न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी होती है बच्चों 10⁻14, ठीक है। या अब देखो बच्चों ये 14 है ना, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा 10⁻³ kg, और ये सेंटीमीटर क्यूब है तो 10⁻⁻6
मीटर क्यूब हो गया। बच्चों समझ में आया मैंने ये क्या कर दिया? 1 ग्राम में 10 की पावर -3 kg होता है और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 की पावर -6 मीटर क्यूब हो गया। सोल्व करने पर आया 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब आ गया बेटा। तो बच्चों ये समझ में आया कुछ आप लोगों को? रदरफोर्ड मॉडल समझ में आया बच्चों? इसको पढ़िएगा वापस एक बार ढंग से, ठीक है? कल अपन इससे आगे चलेंगे बेटा, ठीक है? ओके बेटा।